Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, I am Ali Ahmed. Today, inshallah, we will discuss about the glycoconjugates. अच्छा, इससे पहले हमने गैस के बारे में पढ़ा था। गैस का आगे जाके दोबारा जिक्र आएगा, मैं इस पर छोटी सी रिवीजन करवाता हूँ। गैस क्या थे? हेट्रोपोलिसैकेराइड्स थे। और गैस कितनी चीज़ों से मिलकर बने होते थे? दो चीज़ों से मिलकर बने होते थे। वो कौन कौन सी थी? एक अमाइनो शुगर्स थी और दूसरा कौन सा था? यूरोनिक एसिड। अमाइनो शुगर आगे दो फॉर्म में पाया जाता था। कौन कौन सी फॉर्म में? एक डी ग्लूकोसामीन में और एक डी लैक्टोसामीन में। और इसी तरह जो यूरोनिक एसिड था उसके भी आगे टू फॉर्म्स पाई जाती थी। एक कौन सी थी? डी डी ग्लूक्रोनिक एसिड और दूसरा कौन सा था? 5 एपीमेर एल हाइड्रोनिक एसिड। ये फॉर्म पाई जाती थी। अच्छा, अब हमने पढ़ना है ग्लाइकोकॉन्जुगेट्स के बारे में। ग्लाइकोकॉन्जुगेट्स क्या? अच्छा, इसके लफ्ज़ को सबसे पहले ब्रेक करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, ग्लाइको और कॉन्जुगेट्स। मीन ग्लाइकन्स के साथ कॉन्जुगेट होते हैं कुछ मॉलिक्यूल्स, उन्हें हम क्या बोलते हैं? ग्लाइकोकॉन्जुगेट्स। वो कौन से मॉलिक्यूल्स आकर अटैच होते हैं? वो आइदर प्रोटीन अटैच हो सकती है उसके साथ, या उसके साथ जाके लिपिड अटैच हो सकता है। तो इनके साथ ऐसा कोवलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल जो कि जिनमें कार्बोहाइड्रेट जाके प्रोटीन के साथ या लिपिड के साथ जाके कंबाइन करती है, तो ऐसे मॉलिक्यूल को हम क्या बोलते हैं? ग्लाइकोकॉन्जुगेट्स बोलते हैं। समझ आ गया कि ग्लाइकोकॉन्जुगेट्स क्या होते हैं? अच्छा, अब नेक्स्ट समझें। अब ग्लाइकोकॉन्जुगेट्स में देखें, ग्लाइकन्स ग्लाइकन्स का याद रखना है। ग्लाइकन्स जहाँ पर भी लफ्ज़ आएगा, इट्स मीन कार्बोहाइड्रेट। क्या है? कार्बोहाइड्रेट। अब ये जो कार्बोहाइड्रेट है ना, ये जाके प्रोटीन के साथ भी कंबाइन कर सकती है, ये लिपिड के साथ भी कंबाइन कर सकती है। अगर ये प्रोटीन के साथ कंबाइन करेगी तो इससे बनेंगे रिजल्टेंट दो मॉलिक्यूल, या तो वो ग्लाइकोप्रोटीन्स होंगे या प्रोटियोग्लाइकन्स होंगे। अच्छा, इसको समझें, बिल्कुल सिंपल सा इनमें डिफरेंस है। देखें, फ़र्क सिर्फ कार्बोहाइड्रेट में आएगा, प्रोटीन में कोई फ़र्क नहीं आएगा। क्या है कि अगर सिंपल शुगर जाके प्रोटीन के साथ कंबाइन करिए तो इसे हम बोलेंगे ग्लाइकोप्रोटीन्स। लेकिन अगर सिंपल शुगर नहीं बल्कि पॉलीसेकेराइड वाली गैग्स जाके प्रोटीन के साथ कंबाइन कर रहे हैं तो रिजल्टेंट जो मॉलिक्यूल होगा उसे हम क्या बोलेंगे? प्रोटियोग्लाइकन्स बोलेंगे। सिंपल सा डिफरेंस है ना। तो अगर सिंपल शुगर जाकर प्रोटीन के साथ कंबाइन करें तो इसे हम क्या बोलेंगे? ग्लाइकोप्रोटीन्स। लेकिन अगर गैस जाकर अटैच हो रहे हैं प्रोटीन के साथ तो इसे हम क्या बोलेंगे? प्रोटियोग्लाइकन्स बोलेंगे। तो ये वाला डिफरेंस क्लियर हो गया कि कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन के साथ कंबाइन करेंगे, रिजल्टेंट दो मॉलिक्यूल बनेंगे, ग्लाइकोप्रोटीन्स और प्रोटियोग्लाइकन्स। अगर जाके सिंपल शुगर प्रोटीन के साथ कंबाइन करिए तो इसे हम क्या बोलेंगे? ग्लाइकोप्रोटीन। लेकिन अगर जाके गैस जाके प्रोटीन के साथ कंबाइन करें तो इसे हम क्या बोलेंगे? प्रोटियोग्लाइकन्स बोलेंगे। सिमिलरली, कार्बोहाइड्रेट जब लिपिड के साथ कंबाइन करेगी तो इससे भी रिजल्टेंट दो मॉलिक्यूल बनेंगे, एक ग्लाइकोलिपिड बनेगा और एक लिपोपॉलीसेकेराइड बनेगा। सिंपल सा वही सेम डिफरेंस है कि अगर सिंपल शुगर जाके लिपिड के साथ अटैच होती है तो उससे हम क्या बोलेंगे? ग्लाइकोलिपिड्स। लेकिन अगर गैस से आकर अटैच होती है लिपिड के साथ तो इसे हम क्या बोल देंगे? लिपोपॉलीसेकेराइड्स। तो आई थिंक ये डिफरेंस आपको क्लियर हो गया होगा। अगेन इसकी रिवीजन करते हैं। ग्लाइकोकॉन्जुगेट्स में क्या था कि ग्लाइकन्स ग्लाइकन्स का जहाँ पर भी लफ्ज़ आएगा मीन कार्बोहाइड्रेट्स, वो कोवलेंटली बॉन्डेड होते हैं प्रोटीन के साथ या आइदर लिपिड के साथ। जब वो प्रोटीन के साथ कंबाइन करेंगे दो फॉर्म में होगा, ग्लाइकोप्रोटीन या प्रोटियोग्लाइकन्स की फॉर्म में। अगर सिंपल शुगर जाके प्रोटीन के साथ कंबाइन कर रही है तो उसे हम क्या बोलेंगे? ग्लाइकोप्रोटीन। लेकिन अगर गैस जाके प्रोटीन के साथ कंबाइन करेंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे? प्रोटियोग्लाइकन्स। सेम इसी तरह का कार्बोहाइड्रेट जब प्रोटीन लिपिड के साथ जाके कंबाइन करेगी तो उससे भी दो फॉर्म बनेंगी, एक ग्लाइकोलिपिड्स या लिपोपॉलीसेकेराइड। अगर सिंपल शुगर जाके कार्ब लिपिड के साथ अटैच हो रही है तो उसे हम क्या बोलेंगे? ग्लाइकोलिपिड्स। लेकिन अगर गैस जाके लिपिड के साथ अटैच हो रहे हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे? लिपोपॉलीसेकेराइड्स। अच्छा, इनके फंक्शंस देखें। मज़े की बात देखें, जितनी भी आपके हार्मोन्स होते हैं ना वो ग्लाइकोप्रोटीन इन नेचर होते हैं। इवन कुछ ड्रग्स और कुछ मेडिसिन्स भी होती हैं जिसका आगे हम नेक्स्ट स्लाइड्स में रीड करेंगे, हर्सेप्टिन के नाम से। वो भी क्या होती है? वो भी ग्लाइकोप्रोटीन इन नेचर होती है। उसको भी हम आगे जाके रीड करेंगे। इस तरह आपने प्रीवियस नॉलेज में आपका करते हैं, एफएससी में देखा होगा कि जो सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर्स है ना, वहाँ पर भी ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स प्रेजेंस होते हैं और उन्हें हम कलेक्टिवली ग्लाइकोकैलिक्स बोलते हैं। और वो वहाँ पर क्या काम करते हैं? रिकग्निशन का काम करते हैं। आने वाले जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं ना उनको रिकॉग्नाइज़ करते हैं, फिर उसे आगे जाके सेल के अंदर एंट्री होने देते हैं। तो इट्स मीन इसके जो फंक्शंस हैं, ओवरऑल फंक्शन देखें कि एक तो ये सेल के दरमियान और सेल की सराउंडिंग में कम्युनिकेशन करवाता है। किस तरह कम्युनिकेशन करवाता है? अभी मैंने आपको बताया। सेकंड वन कि ऑर्गेनेलिज़ की ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। तीसरा रिकॉग्निशन साइट के तौर पर एक्ट करता है और चौथा इन्फॉर्मेशन रिच मॉलिक्यूल्स होते हैं। नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर्स होगा ना वो ग्लाइकोमिक्स पे होगा। उसमें हम देखेंगे कि किस तरह कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो इन्फॉर्मेशन कैरियर मॉलिक्यूल्स होते हैं। आई थिंक इसकी समझ सबको आ गई होगी। नेक्स्ट हमारे स्लाइड देखें, प्रोटियोग्लाइकन्स। अभी मैंने आपको बताया कि जब भी कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन के साथ कंबाइन करेंगी दो मॉलिक्यूल बनेंगे, ग्लाइकोप्रोटीन या प्रोटियोग्लाइकन्स। प्रोटियोग्लाइकन में क्या होगा? गैस जाके प्रोटीन के साथ कंबाइन करेगी तो क्या बनेगा? प्रोटियोग्लाइकन्स। तो यही डेफिनेशन यहाँ पर लिखी हुई है कि जब जाके गैस कोर प्रोटीन के साथ कंबाइन करेगी तो उसे हम क्या बोलेंगे? प्रोटियोग्लाइकन्स बोलेंगे। कोर प्रोटीन से परेशान नहीं होना, कोर प्रोटीन से मुराद है सेंट्रल प्रोटीन। अब ये सेंट्रल किस तरह होती है उसको भी हम देखेंगे। खैर, गैग्स वाला मैंने पहले आपको फर्स्ट ऑफ ऑल रिवाइज करवाया ना कि गैग्स क्या चीज़ है? एक हेट्रोपोलिसैकेराइड जो रिपीटिंग यूनिट ऑफ डाइसैकेराइड से मिलकर बने होते हैं। अब गैस कितनी चीज़ों से मिलकर बनते थे? तो जैसे अमाइनो शुगर या यूरोनिक एसिड से। अच्छा, अब जो गैग्स प्रोटियोग्लाइकन्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं वो, अब उसकी कंपोजिशन देखते हैं। देखें, उसमें गैस दो चीज़ों से बनते हैं, कौन कौन सी? अमाइनो शुगर से और यूरोनिक एसिड से। तो इसमें अमाइनो शुगर की कौन सी फॉर्म पाई जाती है? दो फॉर्म पाई जाती है, या एन एसिटाइल ग्लाइकोसामीन होती है या एन एसिटाइल गैलेक्टोसामीन होती है। और इसी तरह जो यूरोनिक एसिड होता है उसकी दो टाइप्स पाई जाती हैं इसमें, वो डी ग्लूक्रोनिक एसिड होता है या एल हाइड्रोनिक एसिड होता है। अब
कौन सा हाइड्रोनिक एसिड इन दोनों के अंदर प्रेजेंट होगा या कौन सी अमाइनो शुगर इन दोनों में प्रेजेंट होगी, वो इसकी आगे टाइप्स पे डिपेंड करता है। समझ आ गई इसकी? तो अब वो कौन सा जाके उसके साथ गैस की टाइप अटैच होगी। गैस की तो हमने 6 टाइप्स ट्रीट की थी ना, कौन कौन सी? हाइलुरोनिक एसिड, डरमेटन सल्फेट, हेपेरिन सल्फेट, कॉन्ड्राइटिन सल्फेट, डरमेटन सल्फेट और हेपेरिन। तो ये सारी कौन सी जाकर अटैच होगी, उस बुनियाद पर प्रोटीओग्लाइकन की डिफरेंट टाइप है। लाइक एक आपके सामने मैं डिस्कस करता हूँ। अगर जाके हेपेरिन सल्फेट जाके कंबाइन करती है कोर प्रोटीन के साथ, तो इसे हम बोलते हैं हेपेरिन सल्फेट प्रोटीओग्लाइकन्स। और इसकी आगे दो फॉर्म्स होती हैं। ये दो इसके आगे दो एग्जाम्पल होती है, एक सिंडिकेंस और एक ग्लेपिकेंस। सिंपल सा, गैस को घुमाओ ना, कोर प्रोटीन कंबाइन की गैस के साथ, उसे हमने बोला प्रोटीओग्लाइकन्स। गैस की हमने कितनी टाइप्स पढ़ी थी? 6। अगर उस 6 में से एक टाइप कौन सी है? हेपेरिन सल्फेट। वो जाके कोर प्रोटीन के साथ कंबाइन करती है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? हेपेरिन सल्फेट प्रोटीओग्लाइकन्स। इसके आगे एग्जाम्पल कौन सी हैं? इसके एग्जाम्पल दो हैं, कौन कौन सी? एक सिंडिकेंस और दूसरी कौन सी? ग्लिपिकेंस। अब सिंडिकेंस होती है ना, ये कोर रिसेप्टर के तौर पर काम करती है, और जो ग्लिपिकेंस होती है ये मॉर्फोजेनेसिस में रोल प्ले करती है। नेक्स्ट हम स्लाइड में इस चीज़ को रीड करेंगे। ये सारी मैं आपकी पहले बेसिक्स जो है ना उसको स्ट्रॉन्ग कर रहा हूँ, फिर स्लाइड्स को जस्ट हम रीड करेंगे और आप समझते जाएंगे कि यार ये तो हमने सारा पहले रीड कर लिया है। समझ आ गई इसकी? प्रोटीओग्लाइकन्स कोर प्रोटीन गैग के साथ अटैच होगी। गैग कौन से? गैग इसमें दो गैग्स का हमें पता, माइनो शुगर और यूरोनिक एसिड है। तो फिर इसमें माइनो शुगर कौन सा पाया जाएगा? माइनो शुगर दो हो सकते हैं, या तो वो एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन हो सकती है या एन एसिटाइल लैक्टोसामीन हो सकती है। यूरोनिक एसिड कौन सा हो सकता है? या डी ग्लूक्रोनिक एसिड हो सकता है या एल हाइड्रोनिक एसिड हो सकता है। शुगर इनमें दोनों भी हो सकती है, लेकिन जो कि सल्फेटेड होगी, लेकिन हाइलुरोनिक एसिड है उसके साथ तो सल्फेट ग्रुप नहीं होता ना, तो ये भी आएगा। अच्छा, अब स्ट्रक्चर को समझिए। जिसको स्ट्रक्चर समझ आ गई ना, उसके लिए नेक्स्ट जो है वो बिल्कुल ईजी हो जाएगा। अच्छा, हमने अभी क्या कहा है कि कोर प्रोटीन जाके गैग के साथ अटैच होगी तो प्रोटीओग्लाइकन्स बनेगा। अब कोर प्रोटीन हमने क्या कहा होती है? कोर प्रोटीन होती है सेंट्रल प्रोटीन। तो हम सेंटर में देखें बनाएंगे, ये देखें, ये होता है इस तरह, जे शेप ज़्यादातर होता है। मैं ना थोड़ा सा कलर इसमें चेंज कर देता हूँ ताकि समझने में आसानी हो। ये दरमियान वाला जो मैंने बना दिया है ना पिंक कलर का, ये क्या है? कोर प्रोटीन होती है। अब इसके साथ गैस आके अटैच होते हैं। गैस की कितनी टाइप्स है? 6। कोई भी आकर अटैच हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर जो हम रीड करेंगे वो होगी कॉन्ट्राइटन सल्फेट। इस तरह जाकर ये अटैच होंगे। सेम, फिर मैं एक कलर और चेंज करता हूँ और उसमें देखें यहाँ पर, और इसी तरह एक और कलर में चेंज करके। अच्छा, जो इसके ओ सॉरी, क्या होता है, दरमियान में ये होती है और ऊपर ये हो गया। सिमिलर इस तरह बना दिया और एक को बना देते हैं इस तरह। अच्छा, अब समझे, ये जो ग्रीन कलर की आपको नज़र आ रही है ये होती है कोर प्रोटीन। समझ आ गई? ये क्या होती है? कोर प्रोटीन। अब ये जो ऊपर मैंने साथ साथ बनाया है ना, रेड कलर का, येलो कलर का, ब्लू कलर का, ये इसके साथ गैस अटैच हो रहे हैं। गैस की 6 टाइप्स में से कोई भी आकर अटैच हो रही है। ऊपर वाले जो होते हैं ना वो होते हैं कॉन्ट्राइटन सल्फेट, सी एस उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। नीचे वाले जो होते हैं वो होते हैं कैराटिन सल्फेट, और बिल्कुल थोड़ी सी अमाउंट में होते हैं हेपेरिन सल्फेट प्रेजेंट। इसके समझ आ गई? ये जो आपको नज़र आ रही है ये वाली, ये क्या है? कोर प्रोटीन होती है। कोर प्रोटीन के साथ कौन आकर अटैच होते हैं? गैस अटैच होते हैं। गैस की 6 टाइप में कोई भी हो सकता है। कॉन्ड्राइटन सल्फेट भी हो सकता है, कैराटिन सल्फेट भी होता है, हेपेरिन सल्फेट भी होता है। जो हम पेप्टाइडोग्लाइकन्स को रीड कर रहे हैं ना, या प्रोटीओग्लाइकन्स को हम रीड कर रहे हैं, उसमें देखेंगे उसमें क्या होता है कि दरमियान में क्या होती है? सेंट्रल प्रोटीन होती है, जो मैं ग्रीन कलर की बनाई। और इस तरह ये जो इसके साथ क्या अटैच होते हैं, या कॉन्ड्राइटन सल्फेट अटैच होते हैं, या कैराटिन सल्फेट जाकर अटैच होते हैं, या हेपेरिन सल्फेट जाकर अटैच होते हैं। अब इसको देखें, यहाँ पर मैंने डायग्राम्स में भी इसको समझाया। ये देखें, आपको नज़र आ रहा होगा कि मैंने दरमियान में ब्लू कलर की एक लाइन बनाई हुई है। ठीक है, इस ब्लू कलर की लाइन किसको रिप्रेजेंट करी? कोर प्रोटीन। और उसके साथ क्या कंबाइन होते हैं? कॉन्ड्राइटन सल्फेट, कैराटिन सल्फेट, और वेरी स्मॉल अमाउंट में क्या होता है? हेपेरिन सल्फेट प्रेजेंट होते हैं। ये समझ आ गई, मैंने आपको पहले भी समझा दी। अच्छा, अब देखना है कि ये कोर प्रोटीन के साथ किस तरह अटैच होते हैं, कौन से बॉन्ड होते हैं जो इनको जाकर अटैच करवाते हैं। याद रखें, जो कॉन्ट्राइटन सल्फेट और जो हेपेरिन सल्फेट है, ये कोर प्रोटीन के साथ अटैच होती है एक बॉन्ड के जरिए, जिसे हम बोलते हैं ट्राइसेक्राइड लिंकर। समझ आ गई? कॉन्ट्राइटन सल्फेट और हेपेरिन सल्फेट जाके कोर प्रोटीन के साथ अटैच होते हैं किस बॉन्ड के जरिए? ट्राइसेक्राइड लिंकर के थ्रू। और इसी तरह जो हेपेरिन सल्फेट होती है वो कोर प्रोटीन के साथ अटैच होती है एन एस्पेरेंजियल बॉन्ड के थ्रू अटैच होती है। ये समझ आ गई कि कॉन्ड्राइटन सल्फेट और हेपेरिन सल्फेट कोर प्रोटीन के साथ किस बॉन्ड के जरिए अटैच होती है? ट्राइसेक्राइड लिंकर के थ्रू। ये एमसीक्यूज भी है। और इसी तरह जो हेपेरिन सल्फेट है वो कोर प्रोटीन के साथ किस बॉन्ड के थ्रू अटैच होती है? एन एस्पेरेंजियल बॉन्ड के थ्रू अटैच होती है। अच्छा, प्रोटीन जो होती है ना वो किससे मिलकर बनी होती है? अमाइनो एसिड। तो अमाइनो एसिड का वहाँ पर एक स्पेसिफिक सीक्वेंस पाया जाता है। वो स्पेसिफिक सीक्वेंस क्या होता है कि पहले आती है उसमें सीरीन अमाइनो एसिड, उसके बाद थ्रियोनिन भी आती है या ग्लाइसिन भी आती है, डिफरेंट बुक में डिफरेंट है। फिर उसके बाद कोई भी अमाइनो एसिड आ सकता है, फिर ग्लाइसिन। ये वाला सीक्वेंस जहाँ पर भी जाकर पाया जाएगा ना, तो ये कॉन्ड्राइटन सल्फेट जाकर किसके साथ अटैच हो जाएंगे? इस कोर प्रोटीन के साथ जाकर अटैच हो जाएंगे। ये समझ आ गई? तो ये वहाँ पर पाया जाता है। सिंपल सी जल्दी जल्दी रिवीन करते हैं। प्रोटीओग्लाइकन्स हमने कहा ये कोर प्रोटीन और गैस से मिलकर बने होते हैं। अब गैस कौन सा है?
कि गैस जो है वो अमाइनो शुगर और यूरोनिक एसिड से मिलकर बना होता है। अमाइनो शुगर इसमें कौन सी होती है सकती है, या एनिसिटाइल ग्लाइकोसामीन हो सकती है, या एनिसिटाइल ग्लैक्टोसामीन हो सकती है। इस तरह यूरोनिक एसिड की भी दो टाइप्स हो सकती है, या डी ग्लूक्रोनिक एसिड हो सकता है, या एल हाइड्रोनिक एसिड प्रेजेंट हो सकता है। फिर हमने कहा कि इसके डायग्राम में कि दरमियान में क्या होता है, कोर प्रोटीन होती है, और उसके साथ जाकर अटैच क्या होते हैं आपके कॉन्ट्रैक्टन सल्फेट या गैस जाकर अटैच होते हैं। समझ आ गई कि नहीं। फिर हमने देखा कि वो कौन से बॉन्ड के थ्रू अटैच होते हैं। कॉन्ट्रैक्टन सल्फेट हेपरिन सल्फेट के साथ ट्राइसेक्राइड लिंकेज के थ्रू अटैच होता है, और इसी तरह हेपरिन सल्फेट जाकर कोर प्रोटीन के साथ अटैच होता है किस बॉन्ड के जरिए, एन एस्पेरेंजल बॉन्ड के जरिए। और वहाँ पर अमाइनो एसिड का क्या होता है, सीक्वेंस होता है। अच्छा, ये अमाइनो एसिड के सीक्वेंस से क्या फ़ायदा होता है कि वहाँ पर मल्टीपल गैस के मॉलिक्यूल जाकर अटैच हो जाते हैं जब उन्हें पता लगता है कि यहाँ पर ये वही सीक्वेंस है जो हमें चाहिए। समझ आ गई कि नहीं। अच्छा, ये सारा का सारा जो हमने एक अभी ये डायग्राम पढ़ी ना, ये होती है पेप्टाइडोग्लाइकन्स की। बहुत सारे जब पेप्टाइडोग्लाइकन्स के मोनोमर्स एक मॉलिक्यूल के साथ जाकर अटैच होते हैं तो बनता है प्रोटियोग्लाइकन्स का पॉलीमर। ये देखें, मैंने नेक्स्ट डायग्राम ये आपको नज़र आ रही होगी, ठीक है। और इसके ऊपर देखें, ये वाला एक आप ये है प्रो पेप्टाइडोग्लाइकन्स, और पेप्टाइडोग्लाइकन्स किसके साथ जाकर अटैच हो रहे हैं, ये एक जो मैं पिंक कलर के बना रहा हूँ, ये पिंक कलर की बेसिकली क्या चीज़ होती है, ये होती है हाइलुरोनिक एसिड। क्या होता है कि हाइलुरोनिक एसिड के साथ जाकर ये जो प्रोटियोग्लाइक पेप्टाइडोग्लाइकन्स हैं, इसके कई मॉलिक्यूल जाकर अटैच होते हैं और ब्रुश बुटर लाइक स्ट्रक्चर्स बना देते हैं। अब ये देखो, ये होता है इस तरह दरमियान में हाइलुरोनिक एसिड, और उसके साथ जाकर अटैच होती हैं क्या, ये पेप्टाइडोग्लाइकन्स के पोर्शन। समझ आ गई कि नहीं। सिंपल सा है कि बहुत सारे पेप्टाइडोग्लाइकन्स के जाके मोनोमर्स किसके साथ जाकर अटैच होंगे, एक सिंगल मॉलिक्यूल। वो सिंगल मॉलिक्यूल किसका होगा, वो सिंगल मॉलिक्यूल हाइलुरोनिक एसिड का होगा, ये जो दरमियान में बना रहा हूँ। तो इसको मैंने यहाँ पर भी डायग्राम में शो करवाया, नीचे देखें कि रेड कलर में उन्होंने शो किया वो हाइलुरोनिक एसिड के मॉलिक्यूल है, और उसके साथ जाके बहुत सारे पेप्टाइडोग्लाइकन्स अटैच हो रहे हैं, तो एक प्रोटियोग्लाइकन्स जाके एक बड़ा मोन जो पॉलीमर है वो बनता है। समझ आ गई। तो यहाँ पर एक एमसीक्यूज भी है कि कितने हाइलुरोनिक एसिड के मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं प्रोटियोग्लाइकन में, तो याद रखना है वो जस्ट कितने होते हैं, वो एक होते हैं। आई थिंक इसकी सारी बेसिक्स अब आपको समझ आ गई होगी। अब स्लाइड्स को रीड करना बिल्कुल ईजी होगा। देखिए नेक्स्ट हम स्लाइड्स को रीड करते हैं। ग्लाइकोकॉन्जुगेट्स अभी आपको बताया कि इसमें क्या होते हैं कि कार्बोहाइड्रेट कोवलेंटली जॉइंट होते हैं प्रोटीन या लिपिड के साथ, तो रिजल्टेंट क्या बनता है, ग्लाइकोप्रोटीन या प्रोटियोग्लाइकन्स। या लिपिड के साथ करेंगे तो ग्लाइकोलिपिड या पॉलीसेकेराइड अटैच होगा बनेगा। आगे देखें फंक्शन, फंक्शन वही हमने डिस्कस कर पहले कर लिए। फिर नेक्स्ट में आ जाता है प्रोटियोग्लाइकन। इसमें भी आप देखेंगे गैस आके किसके साथ अटैच हो रहे हैं, कोर प्रोटीन के साथ। और इस तरह बाकी सारी डिटेल्स दी हुई, इसको आप रीड करके देख लें। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, वहाँ पर आप इसको इससे क्वेश्चनिंग कर सकते हैं मेरे बारे इससे मुतल्लिक। फिर ये देखें कि दरमियान में उसने बनाई हुई है, ये क्या है आपका हाइलुरोनिक एसिड मॉलिक्यूल्स है, वो जाके कैरेटिन सल्फेट और जाके इसके साथ ये क्या है कि पेप्टाइडोग्लाइकन अटैच हो रहे हैं बहुत सारे, तो एक पूरा एक मोनोमर बन रहा है जिसे हम पॉलीमर बन रहा है जिसे हम क्या बोल रहे हैं, प्रोटियोग्लाइकन्स बोल रहे हैं। अच्छा, याद रखें यहाँ पर एक और बॉन्ड का भी मैं तज़किरा कर दूँ। पहले तो हमने कहा ना कि कॉन्ड्राइटिन सल्फेट हेपरिन सल्फेट जो कोर प्रोटीन के साथ जाकर अटैच होती है, मैंने बताया ना कि ये दरमियान में होता है। ये एक की बात कर रहा हूँ कि दरमियान में क्या होता है, आपका कोर प्रोटीन होती है और उसके साथ जाकर गैस के मॉलिक्यूल अटैच होते हैं। ये हमने बताया कि अगर कॉन्ट्राइटन सल्फेट और हेपरिन सल्फेट जाकर अटैच होते हैं कोर प्रोटीन के साथ, किस बॉन्ड के थ्रू, ट्राइसेप्टाइड लिंकर के थ्रू। और पीछे कौन रह गया, कैराटिन सल्फेट कोर प्रोटीन के साथ अटैच होता है किसके थ्रू, एन एस्पेरेंजियल बॉन्ड के थ्रू। अच्छा, अब ये जो कोर प्रोटीन जाके हाइलुरोनिक एसिड के साथ जाकर अटैच होती है ना, वो एक बॉन्ड के थ्रू होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, लिंक प्रोटीन। क्या बोलते हैं, लिंक प्रोटीन। तो सिंपल सा इसमें ये एक चीज़ आती है, बाकी तो कोई नहीं। आगे नेक्स्ट में आए तो देखें, वो कहता है कि इसमें हेपरिन सल्फेट कॉन्ट्रैक्टन सल्फेट लिंक होते हैं कोर प्रोटीन के साथ किस, अब ये बॉन्ड्स का जिक्र करा है जो मैंने आपको बताया था, ठीक है। और इसमें मैंने वही सीक्वेंस जो आपको बताया कि सीरीन और थ्रीनिन का रेजिड्यू यहाँ पर प्रेजेंट होता है, और उसकी वजह से क्या होता है कि मल्टीपल गैस के मॉलिक्यूल जाकर अटैच हो सकते हैं। मैंने पहले भी बताया था जो गैस होते हैं ना, ये एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो आपको ये प्रोटियोग्लाइकन्स भी मिलेंगे वहाँ पर जहाँ पर कनेक्टिव टिश्यूज प्रेजेंट हो गए, बोन्स टेंडन्स, वहाँ पर ये अबंडेंटली प्रेजेंट होते हैं। ठीक हो गया, वहाँ पर ये इलास्टिसिटी प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट हम इसके फंक्शंस भी देखते हैं। आगे देखें
कि लार्ज किस तरह उनका एग्रीगेट बनता है, जिस तरह जैसे पेप्टाइडोग्लाइकन्स बहुत सारे अटैच हो गए हाइलुरोनिक एसिड के साथ, तो क्या बनेगा, एक प्रोटीओग्लाइकन का मोनोमर्स। और टू इंपॉर्टेंट उसने बताया कि हेपेरिन सल्फेट प्रोटीओग्लाइकन्स, आप पीछे उसको दोबारा रीड कीजिएगा, मैंने करवाया था कि हेपेरिन सल्फेट प्रोटीओग्लाइकन्स की दो फॉर्म पाई जाती है, एक सिंडिकेंस और दूसरी कौन सी होती है, ग्लाइपिकन्स। सिंडिकेन का काम काम क्या होता है कि वो कोरिसेप्टर के तौर पर काम करती है, ग्लाइपिकन्स का काम क्या होता है कि वो मॉर्फोजेनेसिस में रोल प्ले करती हैं। फिर आगे इनकी अबंडेंस आ गई, वो ये सेम चीज़ें, कनेक्टिव टिश्यू एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स ऑन द सर्फेस ऑफ मैनी सेल टाइप्स वहाँ पे प्रेजेंट होती है। प्रोटीओग्लाइकन किस तरह होती है, या आप इसके डायग्राम देखें तो आप डायग्राम बनाना भी आपके लिए इजी होगा। और ये कहाँ पर पाई जाती है, टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है कार्टिलेज में, डेवलपमेंट में रोल प्ले करती है। यहाँ पर आप देखेंगे तो वो क्या बोलता है कि कॉन्ड्राइटिन सल्फेट और कैराटिन सल्फेट एक सिंगल मॉलिक्यूल के साथ बाउंड होते हैं हाइलुरोनेट के, हाइलुरोनिक एसिड को हम हाइलुरोनेट बोलते हैं, तो इसकी भी ये देख लें। ये आगे फिर डायग्राम, आगे डायग्राम आप कर सकते हैं, प्रोटीओग्लाइकन का अगेन उसका बारे में तस्करा आएगा, तो इसको भी आप रीड कर लीजिएगा। बिल्कुल सारी वही बेसिक बातें अगेन अगेन रिपीट होंगी। और इसी तरह अब आगे नेक्स्ट हमारा आ जाता है ग्लाइकोप्रोटीन्स। हमने क्या बोला था कि कार्बोहाइड्रेट जाके प्रोटीन के साथ कंबाइन करेंगे दो तरीके से। अगर सिंपल शुगर जाके प्रोटीन के साथ कंबाइन करें तो क्या बनेगा, ग्लाइकोप्रोटीन्स। लेकिन अगर गैस जाकर अटैच हो रहे हैं प्रोटीन के साथ तो इसे हम क्या बोलेंगे, प्रोटीओग्लाइकन्स बोलेंगे। अब इसमें देखें सिंपल सा है यहाँ पर भी कि पेप्टाइड चेन जाकर किसके साथ अटैच हो रही है, कार्बोहाइड्रेट के साथ, तो क्या बन रहा है, ग्लाइकोप्रोटीन्स। इसे हम ग्लाइकोपेप्टाइड्स भी बोलते हैं। लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस होता है कि अगर एक प्रोटीन जाके कार्बोहाइड्रेट के साथ अटैच हो रही है, ग्लाइकन्स के साथ अटैच हो रही है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, ग्लाइकोप्रोटीन्स। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा पेप्टाइड्स जाकर उसके साथ अटैच हो रहे हैं ग्लाइकन्स के साथ, तो उसे हम ग्लाइकोपेप्टाइड्स बोलते हैं। यहाँ हम एंड में डिफरेंस भी देखेंगे। अच्छा, अब इसकी भी दो कैटेगरीज होती हैं, एन ग्लाइकोसिडिकली या ओ ग्लाइकोसिडिकली। सिंपल सा इसमें बेसिक सा डिफरेंस है कि अगर अमाइनो एसिड का ओ पोर्शन जाके ग्लाइकोसिडिक यानी ग्लाइकन्स के साथ अटैच होगा तो इसे हम क्या बोलेंगे, ओ लिंक्ड ग्लाइकन्स। लेकिन अगर अमाइनो एसिड का एन टर्मिनल जाके ग्लाइकन्स के साथ अटैच होगा तो इसे हम क्या बोलेंगे, एन लिंक्ड ग्लाइकन्स बोलेंगे। तो ये भी सिंपल सा है, आपको समझ आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रोटीओग्लाइकन्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स में डिफरेंस। मैंने आपको पहले बताया था इसमें क्या होती है, गैग्स प्रेजेंट होती हैं और इसमें सिंपल शुगर प्रेजेंट होती है। अब गैग्स तो है पॉलीसेकेराइड, तो कार्बोहाइड्रेट कंसंट्रेशन कहाँ पर ज़्यादा होगी, सिंपल सी बात है प्रोटीओग्लाइकन्स पे होगी। सिंपल शुगर्स में तो कार्बोहाइड्रेट की जो कंपोजिशन है वो बिल्कुल थोड़ी होगी, समझ आएगी। तो इसी वजह से वो कहता है कि 97% यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट की कंपोजिशन होती है और यहाँ पर कहते हैं 1 to 6% होती है। और यहाँ पर देखें सिंपल से पहले मैंने बता दिया था कि इसमें क्या होता है कि गैस की चेन जाकर अटैच होती है, और इसमें क्या होता है कि कार्बोहाइड्रेट सिंपल शुगर जाकर अटैच हो सकते हैं, वो कोई मोनोसक्राइड भी अटैच हो सकता है, वो कोई डाइसक्राइड भी जाकर अटैच हो सकता है। अच्छा, नेक्स्ट में वो कहता है कि गैग्स की चेन जो उसके साथ अटैच होती हैं प्रोटीन्स के साथ और प्रोटीओग्लाइकन्स बनते हैं वो कितनी होती हैं, वो 80 शुगर के साथ जाकर गैग्स की चेन्स अटैच होती है। और इसमें क्या होता है, शुगर्स का मिक्सचर होता है। फिर इसमें क्या होता है कि सियालिक एसिड प्रेजेंट होता है और इसमें सियालिक एसिड प्रेजेंट नहीं होता। ये सियालिक एसिड क्या होता है, ये हम ना जब हम उसको ग्लाइकोमिक्स या ग्लाइकोबायोलॉजी पढ़ेंगे नेक्स्ट हमारे लेक्चर में तब आएगा। नेक्स्ट आगे ना ये केडी लेंथ का यूनिट है, तो इसकी डिफरेंट लेंथ की कंपोजिशन की बात की हुई है, समझ आ गई। नेक्स्ट में देखिए ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोपेप्टाइड्स। तो मैंने पहले बता दिया था कि ग्लाइकोप्रोटीन्स में क्या तो एक प्रोटीन जाकर ग्लाइकन के साथ अटैच हो गया, लेकिन अगर मल्टीपल पेप्टाइड जाकर ग्लाइकन के साथ अटैच हो रहे तो इसे हम क्या बोलेंगे, ग्लाइकोपेप्टाइड्स। और मैंने बहुत सारी आपको पहले बताया था कि जितनी भी बायोलॉजिकल ड्रग्स होती हैं वो ज़्यादातर ग्लाइकोप्रोटीन इन नेचर होती है, और यहाँ पर एक एमसीक्यू भी हेर्सेप्टिन इसकी एग्जाम्पल में आ जाता है, समझ आएगी। नेक्स्ट आप रीड कर लीजिएगा, अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। और इसी तरह प्रोटीओग्लाइकन्स और पेप्टाइडोग्लाइकन्स में क्या होता है कि गैस जाकर अगर उसके साथ अटैच होंगे ग्लाइकन्स के साथ उसे हम क्या बोलेंगे, प्रोटीओग्लाइकन्स बोलेंगे। लेकिन अगर मल्टीपल पेप्टाइड्स जाकर ग्लाइकन्स के साथ अटैच होते हैं तो उसे हम पेप्टाइडोग्लाइकन्स बोलते हैं। और पेप्टाइडोग्लाइकन्स जो होते हैं वो ज़्यादातर बैक्टीरिया के सेल वॉल के अंदर प्रेजेंट भी होते हैं। आप ये आपने माइक्रोबायोलॉजी के अंदर भी रीड किया होगा। तो ये था हमारा सारा का सारा लेक्चर। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मेरा डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है, ठीक है। फ़ी मानिल्लाह।